हेलो बच्चों, रसायन के कालांश में हम जो सॉल्यूशन का अध्याय चल रहा है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं बच्चों आपके समक्ष। वो टॉपिक है मोलैरिटी, यानी कि विलयन की हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? विलयन की मोलरता फाइंड करना है हमें कि किसी विलयन की मोलरता क्या होती है, उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस बात को जानना बच्चों। इस टॉपिक से आपकी सभी तरह की परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मैं उन सारे प्रश्नों को समावेशित करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एक दिन में एक टॉपिक पढ़ाना है, 30-40 मिनट का टॉपिक होगा बच्चों। ध्यान से मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारियां मिलने वाली हैं जो आपकी सभी तरह की परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट और पार्ट्स पर मिलियन। ये हमने सांद्रता को ज्ञात करने की इन 4 विधियों को बेटा अभी हमने पढ़ा है। इसमें क्या था बच्चों? किसी भी विलयन के 100 ग्राम में विलेय की ग्राम में मात्रा थी, ये विलयन के 100 ml में विलेय की मात्रा थी, और ये विलयन के 100 ml में विलेय का आयतन था, और यह विलयन के 1 मिलियन में विलेय पदार्थ की उपस्थिति की मात्रा थी। ये हम पढ़ चुके हैं बेटा। इन सबका यूज भी हो सकता है, याद रखना बेटा। अगर ये प्रश्न आएगा तो जो भार होगा विलयन का वह 100 ग्राम होगा। ये वाला प्रश्न आएगा तो विलयन का आयतन 100 ml होगा। ये प्रश्न आएगा अगर बच्चों तो विलयन का आयतन 100 ml होगा, और ये आता है तो विलयन का भार 1 मिलियन होगा। ये भी आपको याद रखना है। यानी ये वाला आता है तो विलयन का भार कितना होगा बच्चों? विलयन का भार ये आता है, अगर ये वाला ये आता है, W टोटल कितना हो जाएगा? W टोटल होगा 100 ग्राम। अगर ये आता है तो V टोटल कहलाएगा 100 ml, और अगर ये आता है तो भी V टोटल कहलाएगा 100 ml, और अगर ये वाली टर्म आती है तो W टोटल कहलाएगा 1 मिलियन। ये बातें आपको याद रखनी, इनका यूज होना है बेटा। कभी कभी मास या कैलकुलेशन में ऐसा लिखा होगा तो इसका मतलब ये होगा, ये हमें याद रखना है बेटा। अभी प्रश्न आएंगे ना इसके, इसलिए इस बात को हमें याद रखना है कि इनको कैसे काउंट करेंगे। चलिए हम पहले मोलरता की बेसिक पढ़ लेते हैं बेटा। बेसिक कवर हमने क्या किया, 1 लीटर सॉल्यूशन लिया। कितना बच्चों? 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें हम काउंट कर रहे हैं विलेय के मोल। क्या काउंट करेंगे बच्चों हम? 1 लीटर विलयन में विलेय के जितने भी मोल उपस्थित होंगे वह उसकी मोलरता कहलाएगी। यानी मोलरता क्या हुई? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी विलयन के 1 लीटर में विलेय के जितने भी मोल उपस्थित होंगे उन मोलों की संख्या को हम विलयन की मोलरता कहेंगे बेटा, सॉरी मोलरता कहेंगे। नाम चूंकि एक से है बच्चों तो मिस हो जाता है ना। मोलरता क्या हुई? मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट के जो मोल होंगे, 1 लीटर तो बेटा यहां लिख ही दिया है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे? इस बात को हम सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहेंगे। चलिए इसका सूत्र निकालते हैं बेटा। यानी मोलैरिटी क्या हो गई? इसको हम m से डिनोटेड करेंगे। यानी m इक्वल टू हो गया विलेय के मोल और विलयन का लीटर में आयतन। ये इसका सूत्र होगा बेटा, है ना। इसको थोड़ा और भी लिखना, संकेत में लिखेंगे। अगर मोल हम मानते हैं n और आयतन हम मानते हैं v, n अपॉन v, यानी कि मोलरिटी इक्वल टू हो गई बच्चों n अपॉन v। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो मोलरिटी और वॉल्यूम का
मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला भी हमारा यूज होगा। यहाँ V जो है वॉल्यूम है, और वॉल्यूम भी किस में होगा बच्चों, लीटर में होगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें बच्चों। मोल इक्वल टू हम जानते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास जानते हैं बच्चों, और वॉल्यूम को हम क्या करें, वॉल्यूम को हम मिलीलीटर में ले लिया। किस में ले लिया बच्चों, मिलीलीटर में अगर हम ले लेंगे तो हमारा सूत्र बन गया मास इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम। ये भी हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। अगर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सॉल्यूट का मास निकालना है बच्चों, तो W इक्वल टू हो जाएगा मोलरिटी इंटू मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। ये वाला भी फॉर्मूला हम कभी कभी यूज करेंगे बेटा, है ना। तो 3 फॉर्मूले हमारे हो गए हैं। कौन कौन से हो गए हैं, N इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, और मोलरिटी इसको बेटा हम M डैश से भी लिख सकते हैं, चूंकि दोनों M M दिख रहे हैं ना, तो इसको थोड़ा डिफर कर दें। मोलरिटी इक्वल टू क्या हो गया था, मोलरिटी इक्वल टू क्या था, मास इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम मिलीलीटर में। अब ये वॉल्यूम किस में था बच्चों, अब ये वॉल्यूम मिलीलीटर में था। एक और बना था, अगर हमें मास निकालना है तो हम लिखेंगे मोलरिटी मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम इन मिलीलीटर अपॉन 1000। एक ये फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे। जैसा जैसा फॉर्मूला आएगा उस हिसाब से बेटा हम यूज करेंगे। फॉर्मूले महत्वपूर्ण है, पहले हम आपको सारे फॉर्मूले बता दें। एक बात और देखें बच्चों, ये जो डिपेंड की बात करेंगे, मोलरिटी को अगर देखा जाए, मोलरिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। किस पे कर रही है बेटा, मोलरिटी वॉल्यूम अर्थात आयतन पर डिपेंड कर रही है। तो एक बात ये भी याद रखना है बेटा, क्योंकि ये आयतन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और हम जानते हैं ताप और आयतन, ये हम लिखते थे ना PV इक्वल टू NRT लिखते थे बच्चों। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, सीधे सीधे समानुपाती होते हैं, यानी ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ता है। तो चूंकि मोलरिटी और आयतन कैसा है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो किसी भी विलयन की मोलरता का मान कम हो जाएगा। अर्थात मोलरता का मान निश्चित ताप पर स्थिर होता है। अगर किसी विलयन की मोलरता निकालनी है, अगर ताप बढ़ाएंगे तो मोलरता का मान वेरी करेगा, उसमें चेंज हो सकता है। तो डिपेंड किस पे करती है, वॉल्यूम और टेम्परेचर पर, ये दोनों पे डिपेंड करती है। दोनों के ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, ये बात भी आपको नोट करना है अपने में। यानी क्या हो गया, जो मोलरिटी है इसको M डैश लिखा है, कितना 1/V और 1/T। ये वाली बात भी बेटा हमें ध्यान रखनी है। एक बात हमारी ये आ गई है। चलिए और देखते हैं इसमें क्या क्या आ सकती है। हम अगर कोई मिक्सचर दिया होगा, मिश्रण दिया हो, 2 पदार्थों का विलयन यदि हम मिला दें तो उनकी मोलरिटी में क्या चेंज होता है, इसको और देख लें बेटा हम। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। पहले चेंज और देख लें न्यूमेरिकल में क्या चेंज हो रहा है, फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे बेटा, है ना। हमें देखना है मोलरिटी निकालनी है किसकी बेटा, मिश्रण की, मिश्रण की मोलरता निकालनी है ना बच्चों। देखें भाई, 2 पदार्थों का विलयन अगर मिला दें, या एक विलयन में पानी मिला दें, इस तरह का कोई भी मिश्रण आता है, तो मोलरता कैसे निकालेंगे। माना हमने एक विलयन लिया, एक पात्र में, इसमें विलय के मोल जो दिए हैं वो N1 है, और विलयन का आयतन V1 है। कितना है बच्चों, आयतन V1 है। ठीक है ना। दूसरा विलयन ले लिया, चूंकि कलर चेंज कर लें आपको समझ में आता रहेगा बेटा। दूसरा विलयन हमने ले लिया, इस विलयन में जो मोल है वो N2 है और आयतन V2 है। 2 हमने अलग अलग विलयन ले लिए बेटा।
अच्छा, इसकी मोलरिटी क्या होगी बेटा? m1 इक्वल टू होगा n1 अपॉन v1 और m2 इक्वल टू होगा n2 अपॉन v2। v1 v2 आयतन है, लीटर में आयतन है बेटा। किस में आयतन है भी? लीटर में आयतन है। हम लिख सकते हैं n1 इक्वल टू m1 v1 और n2 इक्वल टू m2 v2। यदि हम इन दोनों विलयनों को एक साथ मिला दें, क्या करें? इन दोनों विलयनों को एक पात्र में एक साथ मिला दें। चलिए, हमने दोनों को मिला दिया बेटा। इन दोनों विलयनों को हमने क्या किया? एक साथ मिला दिया। अब हम देखें ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण की मोलरता क्या होगी। मैं क्या कह रहा हूं? इन दोनों को मिला दिया तो ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण की मोलरता क्या होगी? इस मिश्रण में क्या हो गया बेटा? यदि हम कहें कि दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है बेटा, यदि n1 की वैल्यू n2 के इक्वल हो, यानी पहले विलयन और दूसरे विलयन के मोल अगर इक्वल होंगे, तब क्या होगा? जब मोल इक्वल हो जाएंगे, ये वाली और ये वाली राशि इक्वल हो जाएगी, तो m1v1 इक्वल टू m2v2 हो जाएगा। कब? जब दोनों के मोल इक्वल होंगे, एक समान मोल होंगे, जब मोल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो n1v1 और m2v2 होगा। इसके क्वेश्चन बेटा हम कराएंगे आपको। लेकिन यदि मोलों में चेंज होता है, n1 इज नॉट इक्वल टू n2, अगर मोलों में समानता नहीं होती है, अर्थात दूसरी बार जो विलयन मिलाया तो नंबर ऑफ मोल चेंज हो गए, तब क्या होगा? तो हम देखें यहां पे, अगर जब मोल अलग अलग थे, इस विलयन के टोटल मोल कितने हो गए बेटा? टोटल मोल हो गए n1 प्लस n2, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2। तो मोलरिटी क्या हुई बेटा इस सॉल्यूशन की? इसकी अगर हम मोलरिटी निकालें, नंबर कुल मोल कितने? n1 प्लस n2, कुल आयतन कितना? v1 प्लस v2। यानी कि इस विलयन की अगर मोलरता निकालेंगे, जब n1 n2 असमान है, तो इसकी मोलरता ये आएगी। इसकी वैल्यू और रख दें बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं? m1 v1 m2 v2 अपॉन n1 प्लस n2। इस सूत्र का बेटा हम उपयोग करेंगे। जब कब? जब हमारा दिया गया मिश्रण होगा, उस मिश्रण की मोलरिटी निकालनी होगी, तो इनका करेंगे। यानी दो सूत्र और मिल गया बेटा हमें। एक सूत्र कौन सा मिल गया? m1v1 इक्वल टू m2v2। ये कब होगा? जब n1 इक्वल टू n2 होगा। जब n1 इक्वल टू n2 होगा। एक कौन सा मिला? मोलरिटी इक्वल टू n1v1 n2v2 अपॉन v1 प्लस v2, जब n1 इज नॉट इक्वल टू n2 होगा। एक फॉर्मूला ये हो गया। चलिए, इन फॉर्मूलों को बच्चों आप नोट कर लीजिए। इन फॉर्मूले से बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्या क्या होगा, मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं बेटा। अगर ये इस तरह का सॉल्यूशन दिया होगा, तो विलयन का मास 100 ग्राम मानेंगे। इस तरह का सॉल्यूशन दिया होगा तो विलयन का वॉल्यूम 100 ml मानेंगे। ऐसा सॉल्यूशन दिया होगा तो विलयन का वॉल्यूम 100 ml मानेंगे। इस प्रकार की सांद्रता दी होगी अगर, तो हमें विलयन का वॉल्यूम 1 मिलियन ग्राम मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? 1 मिलियन ग्राम मानेंगे। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, नॉर्मलिटी नहीं कहें, तीनों भ्रम की स्थिति में रहते हैं बेटा। मोलरिटी के फॉर्मूले में एक हम नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो मोलरिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ वॉल्यूम लीटर में रहेगा, और अगर डायरेक्ट मोलरिटी निकालनी है तो ये फॉर्मूला है। सॉल्यूट का मास, मोलरिटी की डिपेंडेंट, और मिक्सचर की मोलरिटी हम कैसे निकालेंगे, इस बात को हमने देख लिया बेटा। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं आपके समक्ष, जिनसे हम इन सभी सूत्रों का उपयोग करेंगे। पहले बच्चों आप ये सूत्र नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। चल, एक क्वेश्चन लिखा है बेटा, 25% वेट बाई वेट NaOH का सॉल्यूशन है। कितना है बच्चों? 25% वेट बाई वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। इसकी हमें क्या 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 फाइंड करना है? मोलरिटी फाइंड करनी है बेटा, है ना।
25% वेट बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ NaOH है। इस सॉल्यूशन की हमें मोलरिटी आइडेंटिफाई करनी है। अब तो बेटा सिंपल हो गया। 25% वेट बाई वेट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, विलेय का भार दिया है बच्चों, विलेय का भार दिया है 25 ग्राम। कितना दिया होगा बच्चों, ये वाला विलेय का भार होता है 100 का 25% यानी, और विलयन का भार कितना दिया है बच्चों, विलयन का भार दिया है, वेट बाई वॉल्यूम कर लो बेटा अभी, क्योंकि अभी डेंसिटी होना चाहिए था। विलयन का आयतन दे रखा है, विलयन का आयतन दे रखा है 100 ml। अगर क्या करूं मैं, वेट बाई वॉल्यूम करेंगे तो विलेय का भार होगा और विलयन का आयतन होगा। यानी क्वेश्चन दोबारा बन गया अब कि 100 ml विलयन में 25 ग्राम NaOH है। क्या करूं, अब नया क्वेश्चन बन गया बेटा, क्या 100 ml विलयन में 25 ग्राम NaOH है, तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी। मोलरता का हम सूत्र जानते हैं बेटा, मोलरता इक्वल टू विलेय का भार गुणा 1000 बटे विलेय का अणुभार और आयतन मिलीलीटर में। चलिए विलेय का भार कितना दिया है 25, 1000 की जगह 1000 लिख दिया। विलेय का अणुभार क्या है, विलयन किसका विलयन है, NaOH का। तो NaOH का जब बेटा हम अणुभार निकालेंगे, Na का 23, O का 16 और H का 1, 40 आ गया। कितना आ गया बेटा 40। तो 40 गुणा आयतन है 100, ये इससे कट गया और ये भी इससे कट गया, यानी आया 25 बटे 4, 4 चिंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया बच्चों, इतना 6.25 मोल पर लीटर। ये मोलरिटी की यूनिट होती है बेटा, क्या होती है इसकी, ये इकाई है मोलरिटी की, कि 6.25 मोल पर लीटर इसकी क्या आ गई बेटा, इसकी मोलरता आ गई है। अच्छा ये क्वेश्चन और करते हैं बेटा, हमें जो NaOH था, NaOH की ppm में सांद्रता 15 दी हुई है। कितनी दी हुई है बेटा, 15 पार्ट्स पर मिलियन दिया हुआ है। NaOH की ppm में सांद्रता 15 ppm दी हुई है। इसकी हमें मोलरता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है बेटा, इसकी हमें मोलरता ज्ञात करनी है। और विलयन का घनत्व दे रखा है बेटा 1.48 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न क्या है, हमें NaOH की ppm में सांद्रता 15 ppm दी हुई है, इसकी हमें मोलरता ज्ञात करनी है, विलयन का घनत्व दिया है। फिर मैं बता रहा हूं बच्चों, ppm का मतलब क्या होगा, 1 मिलियन विलयन होगा और उसमें इतने ग्राम पदार्थ होगा, यानी विलयन का आयतन कितना होगा बेटा, विलयन का आयतन बराबर होगा 1 मिलियन 10⁻6 ग्राम, ग्राम में होता है। और विलेय की मात्रा कितनी दी है बेटा, विलेय की मात्रा 15 ग्राम दिया हुआ है। आयतन नहीं कहें बेटा, उसको गलत हो रहा है ना, विलयन का भार दिया हुआ है। ये आयतन क्यों कहेंगे, ppm है ना, पार्ट्स पर मिलियन। इसका मतलब क्या है, 10⁻6 ग्राम, यानी कि 1 मिलियन विलयन में 15 ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित है। तो विलयन का भार दे रखा है ये और विलेय का ये। क्योंकि मोलरिटी में हमें आयतन की आवश्यकता होती है, तो हम जानते हैं आयतन बराबर होता है द्रव्यमान भार बटे घनत्व। तो हमें भार कितना दे रखा है बच्चों, भार हमें दे रखा है विलयन का 10⁻6 और घनत्व दे रखा है 1.48। इसको थोड़ा कर लें बेटा, 10 गुणा 10⁵5 कर लें और 1.48 कर लें, ठीक है ना, 1.48 कर लिया। अब इसको हमने सॉल्व किया बेटा, तो लगभग बेटा ये आएगा 6 पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको पहले क्वेश्चन के कर रखा है तो मुझे याद है 6.76 इंटू 10⁵5। ये क्या आ जाएगा, ये अब इसका आयतन ml में आ गया। किस में आ गया बेटा, अब तो हो ही गया बेटा हमारा।
क्या क्या दिया हुआ है, भार दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, NaOH की मोलरता हमें निकालनी है। चूंकि NaOH बेटा इसलिए लेता है कि NaOH का जो अणुभार होता है वो 40 होता है, कल हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो गया बेटा, क्या हो गया, मोलरिटी निकालेंगे अगर हम, तो NaOH का भार कितना दिया है 15 गुणा 1000, NaOH का अणुभार कितना होता है बेटा 40, विलयन का आयतन कितना हो गया 6.76 गुणा 10⁵5। अब जो आंसर आएगा वो ग्राम नहीं कहेंगे हम, मोल पर लीटर में इसकी मोलरिटी आ जाएगी। ठीक है ना बच्चों, कैसे किया, प्रश्न क्या था, NaOH की ppm में सांद्रता 15 ppm दी हुई है, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी आपसे पूछा जाएगा आंसर, और इसका डेंसिटी भी दे रखी है बेटा 1.48 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमने क्या किया, हम जानते हैं ppm का मतलब क्या होता है, 15 ppm का मतलब होता है 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 15 ग्राम विलेय है, यानी विलयन का भार कितना है 1 मिलियन ग्राम, और विलेय की मात्रा कितनी है बच्चों 15 ग्राम। तो इस भार को हमने आयतन में बदलने के लिए घनत्व का उपयोग कर लिया, घनत्व दिया हुआ है तो विलयन का हमें आयतन मिल गया, विलेय का भार मिल गया, विलेय का अणुभार हम जानते हैं 40 होता है, डायरेक्ट सूत्र में रख दिया, आंसर आ गया बेटा, है ना। चलो इसको नोट कर लीजिए, दो तीन प्रश्न और करवा दें बेटा। चलिए बच्चों एक दो प्रश्न और करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट के डेसीमोलर, थोड़ा नीचे लिख दें बेटा, दिखेगा नहीं तो आपको, CaCO3 के डेसीमोलर सॉल्यूशन है, क्या है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का डेसीमोलर सॉल्यूशन है में उपस्थित CaCO3 की मात्रा, प्रश्न है एक डेसीमोलर सॉल्यूशन है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा उपस्थित होगी। बच्चों एक नया शब्द आ गया है ये डेसीमोलर, तो इस बात को भी बेटा हम नोट कर लेना, यहां पे कभी कभी कुछ नंबर्स दिए होते सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के लिए, अगर आपको लिखा होगा बच्चों सेमी, क्या लिखा हो, सेमी लिखा होगा तो 1/2 होगा, डेसी लिखा होगा, क्या लिखा होगा बेटा, डेसी लिखा होगा तो 1/10 होगा, बाई लिखा होगा क्या बच्चों तो 2 होगा, और सेंटी लिखा होगा बच्चों तो 1/100 होगा। याद रखना बच्चों ना, डेसीमोलर मतलब मोलरिटी 1/10, बाई मोलर मोलरिटी 1/2, सेंटीमोलर मोलरिटी 1/100, और सेमी मोलर मोलरिटी 1/2, सेमी की 1/2, डेसी की 1/10, बाई की 2 और सेंटी की 1/100। ये वाली बात भी आपको याद रखना, मोलरिटी नॉर्मलिटी दोनों में ये टर्म यूज होंगी तो आपको याद रखना। चलिए अपने प्रश्न में आते हैं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का डेसीमोलर सॉल्यूशन है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा निकालनी है। डेसीमोलर का मतलब होता है बच्चों जो मोलरिटी है वो दी हुई है 1/, डेसी है ना 10 मोल पर लीटर, ये इसकी मोलरिटी दी हुई है। CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास और निकाल लें बेटा, क्या निकाल लें इसका अणुभार, Ca का 40, C का 12, 3 का 48 बराबर आ गया 100 ग्राम। कितना आ गया इसका अणुभार, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार 100 आ गया। अब तो डायरेक्ट हो गया, मात्रा निकालनी है। मात्रा कैसे निकलता था बच्चों, ये वाला सूत्र है मात्रा का, क्या लिखते थे मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। चलिए रखते हैं, मोलरिटी कितनी दी हुई है, डेसीमोलर लिखा हुआ है, डेसीमोलर का मतलब मोलरिटी 1/10 है, मॉलिक्यूलर मास 100 निकला, वॉल्यूम चूंकि डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10 मोल प्रति लीटर विलयन में, यानी विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है बच्चों 1 लीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 लीटर दिया हुआ है। चूंकि यहाँ पे आयतन ml में है इसलिए हम 1000 ml लिख देते हैं,
और बटे 1000। 1000 से 1000 कैंसिल हो गए, W आ गया 10 ग्राम। कितना होगा बेटा? 10 ग्राम पदार्थ घुला होगा हमारा। कितना पदार्थ घुला होगा बेटा? मैं क्वेश्चन ऐसे लाता हूं जिसमें कैलकुलेशन बोर्ड पे आसानी से हो जाए। सामान्यतः ऐसे प्रश्न लाने का प्रयास करता हूं इसलिए कि मेरे पास यहाँ कैलकुलेटर तो अभी है नहीं, वो ज्यादा समय लगेगा। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखूंगा तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बेटा, है ना। प्रश्न क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट के डेसीमोलर सॉल्यूशन में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा निकालिए। जब भी डेसीमोलर आता है बच्चों, इसका मतलब मोलरिटी की वैल्यू 1/10 दी हुई है। 1/10 मोल्स पर लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन है। इन सब वैल्यू को रखा हमने तो विलेय की मात्रा हमारी ग्राम में आ गई है। कितने ग्राम आई है बच्चों? 10 ग्राम आई है। चलिए एक आध प्रश्न और देख लेते बेटा। कुछ प्रश्न मैंने लिखे भी हुए हैं, उनको थोड़ा हम देख लें एक आध प्रश्नों को और। अच्छा, ये वाला लिखा हुआ है बेटा, 1 विलियन में क्या लिखा हुआ बेटा? 1 विलियन में, जो 1 विलियन है, 1 विलियन में, विलियन भी कौन सा है बेटा? अभी देख लेना। एक बाईमोलर, कैसा है बेटा? बाईमोलर। चलिए, बाईमोलर सॉल्यूशन है। कैसा है बच्चों? एक बाईमोलर सॉल्यूशन है। उस बाईमोलर सॉल्यूशन में 20 ग्राम विलेय है। क्या है बच्चों? बाईमोलर सॉल्यूशन में 20 ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित है। इस विलयन में विलेय का अणुभार निकालना है। क्या निकालना बेटा? विलेय का अणुभार। प्रश्न आप लिख सकते हैं, मैं आधा आधा प्रश्न लिख रहा हूं बेटा। क्या कर रहा हूं मैं? एक बाईमोलर सॉल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित है, तो विलेय पदार्थ का अणुभार क्या रहा होगा? कौन सा विलेय पदार्थ होगा जिसका अणुभार क्या होगा? हम जानते हैं बाईमोलर का मतलब हो गया, जो मोलरिटी है वो 2 हो गई, 2 मोल प्रति लीटर। और W दे रखा है बच्चों 20 दे रखा है। हमें M निकालना है, अणुभार हमें ज्ञात करना है। चलिए प्रश्न लगा देते हैं, यही वाला लिख लें, ये वाला। इसमें अणुभार यहां कर दें, मोलरिटी यहां कर दें। यानी अणुभार कैसे निकालेंगे बच्चों? अणुभार निकालने के लिए वेट चाहिए इंटू 1000 चाहिए अपॉन मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मिलीलीटर में रख दें। वेट कितना दिया हुआ है बेटा? 20 इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी दी हुई है बाईमोलर। बाईमोलर का मतलब मोलरिटी 2 और वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर। 1 लीटर यानी कि 1000 ml। ये इससे कैंसिल हो गए। सही हो रहा है? देखते हैं बेटा, है ना भैया? 10 आ गया इसका तो अणुभार। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? मैं दोबारा देख लेता हूं बेटा, 1 मिनट पॉज करके। चलो ठीक हुआ है, 10 ग्राम। कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था बेटा, वो जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले जो मैंने तैयार किया था क्वेश्चन, उसमें सेमी मोलर लिखा था, तो सेमी मोलर 1/2 आने पर 40 हो जाता था उसमें ना। चलिए कोई बात नहीं, ये प्रश्न भी हो गया। तो ये आप लिख सकते हैं। अणुभार निकालने के लिए 1-2 प्रश्न और कर लें बेटा, हम 1-2 प्रश्न और कर लें इसके, जिससे आपका सारे टॉपिक। अभी हमारा ये वाला सूत्र क्लियर हो गया बेटा, ये वाला, ये तो सब हो ही गए। ये वाला सूत्र भी हमने क्लियर कर लिया, और ये और ये और ये तीनों होगा। अब इन दोनों सूत्रों के क्वेश्चन और कर लें एक दो, फिर देखते हैं बेटा, है ना। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं बच्चों। प्रश्न दिया है 0.2 m HNO3 विलयन को 100 ml H2O से तनु करने पर प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? मोलरता क्या होगी? ठीक है ना बच्चों। हमने क्या किया, 0.2 मोलरिटी वाला नाइट्रिक अम्ल का सॉल्यूशन था, उसमें 100 ml जल मिला दिया। अब जो विलयन बना उसकी मोलरिटी क्या होगी? चलिए हम थोड़ा एक फिगर बना लें बच्चों। हमारा एक सॉल्यूशन दिया हुआ था, इसमें क्या था? नाइट्रिक एसिड था।
इसके मोल थे N1, वॉल्यूम था V1। मोल कितने थे N1 और वॉल्यूम था V1। V1 कितना था 100 ml था। इसमें हमने क्या किया 100 ml पानी और मिला दिया। हमने क्या किया पानी और मिला दिया कितना 100 ml। अब हमारा वॉल्यूम जो हो गया बेटा वॉल्यूम तो V2 हो जाएगा और V2 हो जाएगा 100 धन 100 जो पहले से 100 था ना 100 ml हमने और मिलाया तो हमारा वॉल्यूम कितना हो गया बेटा 200 ml हो गया क्योंकि 100 में 100 और मिला दिया हमने। पहले से 100 ml था अब 100 ml और डाल दिया तो 200 ml हो गया। लेकिन हमने HNO3 के मोल चेंज नहीं होंगे इसमें, यानी जो N2 है वो N1 के इक्वल ही रहेगा। कैसा रहेगा बच्चों, क्योंकि हमने कुछ अलग से पदार्थ तो मिलाए नहीं है, हमने उसमें जल मिलाया है। जल जब हम मिलाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, लेकिन जो इसके मोल है वो तो सेम रहेंगे। अभी मोल में तो अंतर आएगा नहीं बेटा, है ना। जब मोल में अंतर नहीं आएगा तो N1 इक्वल टू N2 होगा। अगर हम N1 इक्वल टू N2 होता है और अगर दो पदार्थों के विलयनों को मिलाते हैं तो सूत्र हमारा ये वाला है, ये लगा हुआ है, देखा है ना बेटा। सूत्र कौन सा लग है पर हमारा M1V1 इक्वल टू M2V2, यानी पहले जो हमारा विलयन था उसकी मोलरिटी दी हुई है 2 पॉइंट में और V1 100 दिया हुआ है। बाद में जो विलयन बना उसमें 100 और मिला दिया तो M2 हमें मालूम नहीं है, लेकिन V2 200 हो गया, यानी मोलरिटी की वैल्यू आ गई 0.2 इंटू 100 अपॉन 200। ये इससे कट गया, यानी आ गई 0.1 मोल पर लीटर। मोलरिटी कितनी हो गई बेटा, मोलरिटी 0.1 मोल पर लीटर। वही प्रश्न क्या था 0.2 ml HNO2 विलयन में को 100 ml इससे तनु किया पानी से, विलयन की मोलरिटी निकालनी, हमने काउंट कर ली। एक प्रश्न और देखते हैं हम, 0.2 m HCl के 100 ml को 0.1 m HNO3 के 500 ml में, 500 की जगह 400 लिख दे थोड़ा सही रहेगा, 400 ml में मिलाने पर प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी बेटा। देखो मोल भी बढ़ रहा है, उसमें वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मोल भी बढ़ रहे हैं, अर्थात मोलों की संख्या समान नहीं है। अब बाद वाला सॉल्यूशन जब मिलाया तो मोल बढ़ गए बेटा, हमारे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। जब नंबर ऑफ मोल्स अनइक्वल होंगे तब क्या होगा, तब देखिए बेटा सूत्र क्या है, M इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। M1 की वैल्यू 0.2, V1 100, M2 कितना है बच्चों 0.1, V2 कितना है 400 और V1 प्लस V2 100 धन 400, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है तो इसका आंसर आया 20, इसका आंसर आया शायद 40 बटे 500, यानी 60 बटे 500, ये कट गया 6 बटे 50 मोल पर लीटर। ये इसकी मोलरिटी हो गई, इसको नोट कर लेना बेटा। चलिए बेटा इसका एक प्रश्न और कर लेते हैं, जो कि अब तक जितने प्रश्न कराए हैं उनमें से सबसे कठिन वाला भाग है बेटा। सभी परीक्षा सभी तरह की पुस्तकों में ये प्रश्न मिलेगा। प्रश्न क्या है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का एक मिश्रण दिया हुआ है, वो 1 ग्राम है। क्या है बच्चों, 1 ग्राम मिश्रण है। इस मिश्रण की हमें 0.1 मोलरता वाले HCl से रासायनिक अभिक्रिया करानी है। इसका कितना ml लगेगा, कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी, जबकि दोनों की नंबर ऑफ मोल्स एक समान है। प्रश्न क्या लिखा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण है, 1 ग्राम मिश्रण है, दोनों के मोलों की संख्या समान है। इस मिश्रण से रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए 0.1 m HCl का कितना भार लगेगा। तो पहले हम दोनों की मात्रा निकाल लें बेटा, चूंकि मोलों की संख्या समान है इसलिए मात्रा हम निकाल सकते हैं। पहले हमने माना सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का भार हमने मान लिया x ग्राम। कितना मान लिया बच्चों,
x ग्राम मान लिया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का भार कितना हो जाएगा बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट का भार हो जाएगा 1 माइनस एक्स ग्राम, क्योंकि दोनों के कैसे हैं, दोनों के भार मिला के एक है, इन दोनों को यदि हम मिलाएंगे तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर हमारा एक आ जाएगा ना बेटा। चलिए हम आगे करते हैं, हम इनके मोल निकालने हैं। क्या निकालने बेटा? मोल। सोडियम कार्बोनेट के मोल कैसे निकलेंगे? भार बटे अणुभार, इसका अणुभार 106 होता है। निकालेंगे कैसे बेटा इसको? 46 12 48, इन तीनों को जोड़ोगे 106 आएगा। अच्छा, हम सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल निकाल लें। सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल निकालने हम बेटा, इसके मोल आएंगे 1 माइनस एक्स अपॉन 84, भार बटे अणुभार, ये आ जाएगा। इसका अणुभार भी हम निकाल सकते हैं बेटा, है ना, क्योंकि दोनों के मोल इक्वल हैं, दोनों के मोल एक समान है बेटा। चलिए इसको कर लें, क्योंकि दोनों के मोल एक समान है, इसके और इसके मोल बच्चों एक समान है, यानी कि x बटे 106 और 1 माइनस एक्स बटे 84 एक समान है। इसको सॉल्व किया बेटा, क्या आया? 84x इक्वल टू 106 माइनस 106x, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 106 अपॉन 190, कितनी आएगी? 106 अपॉन 190। इसको कर लिया हमने सॉल्व, तो 95 में 0.5 आएगा और इसमें लगभग 6 आ जाएगा, यानी आंसर आया जो x है किसका? सोडियम कार्बोनेट का जो भार है वो कितना है? 0.56 ग्राम। तो 1 माइनस एक्स कितना होगा, यानी कि हमें NaHCO3 का भार कितना हो जाएगा बच्चों? NaHCO3 का भार हो जाएगा 0.44 ग्राम, क्योंकि दोनों के भारों का योग कितना है? 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम हो गया। मोल निकालने हैं, मोल निकालने हैं दोबारा से बेटा। मोल किसके? सोडियम कार्बोनेट के। भार कितना आ गया है? 0.56 और अणुभार होता है 106। कितना होता है बच्चों अणुभार? 106। इसको हम सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो इसका आंसर आएगा 0.00528। बेटा मैं चूंकि याद है इसलिए मैंने लिख दिया है, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने पर ये आंसर आएगा। किसके मोल आ गए? ये सोडियम कार्बोनेट के मोल आ गए हैं। तो हम चूंकि दोनों के मोल समान थे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल भी इतने होंगे बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल भी इतने होंगे। कितने? 0.00528 मोल। और हमारे दोनों के मोल आ गए हैं। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, इसको हम मिटा दें बच्चों पहले। चलिए अब ये दोनों के मोल निकल आए बेटा, दोनों के मोल ये हैं। अब प्रश्न हो गया, इस प्रश्न को दोबारा से कर लें हम। दोनों का एक मिश्रण है, 1 ग्राम मिश्रण में दोनों के इतने इतने मोल हैं। इस मिश्रण को 0.1 मोलर वाले HCl से रिएक्शन करानी है। कितना HCl लगेगा? रिएक्शन कैसे होती है बच्चों? हम जानते हैं सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्शन करता है इसमें 2 मोल HCl लगता है। कितने मोल HCl लगता है बेटा? 2। और सोडियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्शन करता है बच्चों इसमें 1 मोल HCl लगता है। कितना लगता है बच्चों? 1 मोल HCl लगता है। अगर लिखें तो वो जाता है 2NaCl H2O और CO2 होता है बेटा। इसमें हो जाता है NaCl H2O और CO2 हो जाता है। कुल मिला के हमारे HCl कितने मोल लगे? 3 मोल लग रहे हैं। कितने बच्चों? 3 मोल HCl लग रहे हैं, ठीक है नहीं? तो 3 मोल HCl लग रहे हैं, और मोलों की संख्या हम जानते हैं इसके मोल कितने हैं? 3 मोल HCl से क्रिया करने वाले किसके? मिश्रण के मोल। मिश्रण के मोल कितने हो जाएंगे बेटा? 3 × 0.00528, यानी ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे बेटा, मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर मिलीलीटर में करना है तो 1000 और कर दें। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो मोल इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। वॉल्यूम निकालने के लिए मोल कितना दिया बेटा? 3 × 0.00528 इंटू 1000
अपॉन मोलरिटी है 0.1। इसको हमने हटाया बेटा, एक जीरो और लगा दे अभी, ये हट गया। इसमें 1 2 3 4 5 यानी 10 में 1 2 3 4 5। चलिए इसको हम काट दें बेटा, 1 2 3 4 तो ये कट गए, 4 तो ये कट ही गए, 10 बचा रह गया। इसका आंसर आएगा बेटा, इसको हम पूरा मल्टीप्लाई कर लें, 8 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 8 अपॉन 10। आंसर आया 158.4 ml। कितना HCl लगेगा? 158.4 ml HCl की आवश्यकता पड़ेगी। कब? जब इन दोनों का मिश्रण 1 ग्राम है और उसमें मोलों की संख्या एक समान है। बेटा ये सबसे कठिन प्रश्न था आपका, आप इसको नोट कर लीजिए। अगले कालांश में नए टॉपिक के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी बच्चों। तब तक के लिए नवीन जानकारियां अपने उत्तर पुस्तिकाओं में लिख लीजिए और आगे के कालांश में नॉर्मलता का वर्णन किया जाएगा। आप उससे संबंधित प्रारंभिक ज्ञान भी प्राप्त कर लें बच्चों, जिससे आपको मैं जो बताता हूं उसे ग्रहण करने में आसानी हो बेटा।